चलिए अब बात करते हैं, यदि हम एल्कोऑक्साइड ग्रुप लेते हैं तो कैसे ये प्रतिस्थापन करते हैं। हमने लिया है क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन जो है ये सोडियम एल्कोऑक्साइड NaOCH3 से जब अभिक्रिया करेगा तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जो ताप है वो 220 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो 220 डिग्री सेल्सियस के साथ साथ यहाँ पे कॉपर का कोई लवण लेंगे हम। इनके साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो इस समय हमें मिलता है फेनिल मेथिल ईथर, जिसे हम एनीसॉल भी कहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक टेम्परेचर में ही अभिक्रियाएं होती हैं। चलिए बात करते हैं, जब हम इस बेंजीन रिंग में NH2 ग्रुप को भी जोड़ना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। हम ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन। ये जो क्लोरोबेंजीन है ये 200 डिग्री में क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से अभिक्रिया करेगा और अमोनिया से अभिक्रिया करके हमें देता है ये एनिलीन। तो इस प्रकार हमने देखा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए हमें एक निश्चित ताप और उत्प्रेरक को ध्यान रखना होता है। चलिए देखते हैं आगे की अभिक्रिया। इसमें हमें बेंजीन रिंग में साइनाइड को जो है ऐड करना है। इसके लिए पिरिडीन की उपस्थिति में यह अभिक्रिया हम करवाएंगे। क्या मिलेगा देखते हैं। जब हम क्लोरोबेंजीन को कॉपर साइनाइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में 200 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो हमें मिलता है फेनिल साइनाइड। तो देखिए यहाँ पे प्रत्येक अभिक्रिया जो है वो एक निश्चित ताप पर होती है। चलिए कुछ और अभिक्रियाएं देखें। मान लो हमें पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन से करानी है तो क्या होगा। इनकी जब अभिक्रिया हम कराते हैं तो हमें थायोफिनॉल मिलते हैं। चलिए आगे इनमें किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं देखते हैं। इनमें अगली प्रकार की अभिक्रिया है अपचयन की अभिक्रिया। अपचयन करवाने के लिए हमें कुछ ऐसे अपचायक की आवश्यकता होगी, जैसे हम ले सकते हैं सोडियम और मरकरी अमलगम, या हम ले सकते हैं अल्कोहलिक कोई भी क्षार, जैसे हमने ले लिया अल्कोहलिक NaOH। तो इनकी उपस्थिति में, या फिर हम ले सकते हैं निकिल और एल्युमिनियम। इनकी उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन जो है अभिक्रिया करता है और इनके अपचयन से हमें एरीन्स मिलते हैं कुछ इस प्रकार। अब हम बात करते हैं वुड्स फीडिंग अभिक्रिया की। वुड्स फीडिंग अभिक्रिया में हमारा जो हेलो एरीन्स है ये उच्च हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। इनमें कार्बन की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है कुछ इस प्रकार। एरिन हैलाइड जो है वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं एल्किल हैलाइड के साथ। जब इन्हें हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर हैलोजन जो है वो एल्किल ग्रुप से क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, जिससे हमें उच्च हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। यदि हम यहाँ पे एथेन और डाईफेनिल जो होते हैं वो बाई प्रोडक्ट के रूप में इस अभिक्रिया में हमें मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं फीडिंग अभिक्रिया की। फीडिंग अभिक्रिया में हम एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है डाईफेनिल। इसमें हमें डाईफेनिल बनाने की एक विधि का भी क्या हो जाता है, ज्ञात हो जाती है। अब हम बात करते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे बनेगा। इसके लिए देखिए हम एरोमेटिक ब्रोमाइड या आयोडाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ जब क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जिसे हम एरिल मैग्नीशियम हैलाइड कहते हैं। जब हम एरिल हैलाइड की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण संश्लेषण होता है उल्मान डाई एरिल संश्लेषण अभिक्रिया। इसमें हम आइडोबेंजीन लेते हैं। इनके 2 मोल को जब कॉपर के साथ गर्म करते हैं, इसके लिए हमें एक बंद नली लेनी होगी। बंद नली में 200 डिग्री पर जब इसे कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डाईफेनिल मिलता है। इस अभिक्रिया को हम
उल्मान डाई एरिल संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। पॉली हैलोजन यौगिक, जब एक से ज़्यादा हैलोजन एल्केन में होते हैं तो इसे हम पॉली हैलोजन यौगिक कहते हैं। हमने शुरू में ये इसका नामकरण देखा था। देखिए जिस प्रकार यहाँ देखिए एक हैलोजन है, इसके बाद और हाइड्रोजन हटते जाते हैं और हैलोजन यहाँ पे जुड़ते जाते हैं। ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं? पॉली हैलोजन यौगिक। इस प्रकार के यौगिकों का कृषि के क्षेत्र में और उद्योगों के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा उपयोग है। इन यौगिकों का चिकित्सा के क्षेत्र में पहले बहुत उपयोग किया जाता था, पर जैसे जैसे समय बीतता गया और इनके दुष्प्रभाव पर्यावरण पे दिखे, ओजोन की परत के अपघटन में भी इनका रोल दिखा, बहुत सारे जानवरों के पूरे पारिस्थितिक तंत्रों पर ये दुष्प्रभाव जैसे जैसे डालने लगे और इनका जैसे हमें पता चलता गया तो अलग अलग देशों ने इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। यूरोपियन जो यूनियन है उन्होंने तो बहुत सारे पॉलीहैलोजन यौगिकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। इन पे इतना प्रतिबंध क्यों है, इनके क्या क्या उपयोग हैं और हम इन्हें कैसे सावधानी से उपयोग करें, इस पे चलिए थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो पॉलीहैलोजन यौगिक कौन कौन से हैं देखें। डाइक्लोरोमेथेन, जिसे हम मेथिलीन क्लोराइड भी कहते हैं। ट्राइक्लोरोमेथेन, जिसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं। टेट्राक्लोरोमीथेन, जिनका सामान्य नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड है। डाइफ्लोरोमीथेन, जो कि फिनॉल है। इन यौगिकों के बारे में हम थोड़ा और डिटेल जानते हैं कि क्या क्या इनके उपयोग हैं, क्या क्या इनके गुण हैं और कौन से यौगिक हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालते हैं और पर्यावरण पर इनका क्या दुष्प्रभाव है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइक्लोरोमीथेन या मेथिलीन क्लोराइड CH2Cl2 के बारे में। ये जो होते हैं ये रंगहीन होते हैं, पर इनमें हल्की सी मीठी मीठी सी गंध आती है। साथ ही साथ ये आवाष्पशील द्रव होते हैं। इनका क्वथनांक 313 केल्विन होता है। इनका हमारे शरीर पर बहुत दुष्प्रभाव होता है। बहुत बार देखा गया कि इनकी थोड़ी सी भी मात्रा होने पर बहुत सारे लोगों में सुनने और देखने की जो संवेदनशीलता है वो क्षीण हो जाती है। ये इतने हानिकारक होते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि इनकी उपस्थिति के कारण अगर ये हवा में थोड़े से भी ज़्यादा हैं तो लोगों को चक्कर आता है, थोड़ी उल्टियाँ होने लगती हैं। कुछ लोगों में तो पूरे शरीर में सिहरन सी उठती है। इनका इतना दुष्प्रभाव पड़ता है कि हाथ और पैरों में ये संवेदन शून्यता ला देते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके हाथ पैर अच्छे से उस समय कुछ चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये इनका इतना दुष्प्रभाव होता है। इतना ही नहीं, जब ये हमारी त्वचा के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, सीधे संपर्क में आते हैं, तो हमारी त्वचा में छाले हो सकते हैं। कुछ लोगों की त्वचा में लाल चटके इससे पड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये आँखों के डायरेक्ट संपर्क में आते हैं, हमारी आँखों पे अगर ये पड़ जाएं, तो हमारी कॉर्निया को जला तक देते हैं। इतने दुष्प्रभाव के कारण इनमें क्या होता है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिर भी देखें कि इनके उपयोग थे क्या। तो बहुत सारे उद्योगों में ये विलायक का काम करते हैं और औषधि निर्माण के समय जब लंबा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया के दौरान ये विलायक का बहुत अच्छा काम करते हैं। कुछ धातुओं को साफ करने में, इन्हें शुद्ध करने के लिए भी हम इनका उपयोग करते हैं। पेंट को हटाने के लिए, पेंट रिमूवर के लिए भी इनका बहुत अच्छा उपयोग होता था, परंतु इनके पर्यावरण पर दुष्प्रभाव को देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए अब बात करते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन की, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म
CHCl3। ये रंगहीन और बहुत मधुर गंध वाले द्रव होते हैं। इनका अगर हम बात करें विलेयता की, तो ये जल में अल्प विलेय है, लेकिन अल्कोहल, एसीटोन या ईथर, इनमें ये अच्छे से घुल जाते हैं। जब इन्हें परख नली में डाला जाता है तो ये जल से 1.5 गुना भारी होते हैं। भारी होने के कारण ये क्या होते हैं, नीचे तली में आएंगे और जल जो है वो ऊपर रहता है। इनका क्वथनांक 61 डिग्री सेल्सियस होता है। कम मात्रा में इन्हें सूंघने पर चक्कर आता है, उल्टी होती है, लेकिन अगर हम अधिक मात्रा में इसे सूंघ लेते हैं तो इससे बेहोशी होती है। सामान्य परिस्थितियों में ये अज्वलनशील होते हैं, परंतु जब हम इन्हें जलाते हैं तो ये हरे रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं। ये सूर्य के प्रकाश में या हवा में इन्हें खुला रख दें तो इनका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण ये फाजीन कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 गैस बनाते हैं, जो कि बहुत ही हानिकारक होती है। इस कारण से इनका उपयोग पहले क्या होता था कि जब कभी भी सर्जरी होती थी किसी भी प्रकार की, तो सर्जरी में क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता था। पर इनके दुष्प्रभाव को देखते हुए अब इनका उपयोग जो है निश्चेतक के रूप में नहीं किया जाता है। इनकी जगह में कुछ और रसायनों का उपयोग किया जाता है जो कि कम हानिकारक होते हैं, तो इनका अब उपयोग हम नहीं करते। साधारण जो होते हैं क्लोरोफॉर्म, इस क्लोरोफॉर्म में थोड़ी सी मात्रा में फाजीन गैस जो है वो घुली हुई रहती है। इस कारण से साधारण क्लोरोफॉर्म का उपयोग सर्जरी के दौरान नहीं किया जाता। सर्जरी में जो क्लोरोफॉर्म उपयोग की जाती है वो अति शुद्ध होती है। इनमें कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 नहीं होती। तो देखिए, जब हम क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते हैं तो क्लोरोफॉर्म का जब भी हम प्रयोगशाला में भी उपयोग करते हैं तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस प्रकार हम इसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं, ये देखते हैं। जब कभी हम क्लोरोफॉर्म का उपयोग करें तो सबसे महत्वपूर्ण हमें ध्यान रखना है कि हमें इसे सूर्य प्रकाश से बचा के रखना है। इसके लिए हम नीले या भूरे रंग की इसे बॉटल में रखते हैं। दूसरा कि वायु की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, तो वायु इसमें ना जाए इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसे पूरा बॉटल के मुंह तक भर देते हैं, जिससे इसमें वायु ना जाए, और हमेशा डॉट लगाकर इसे हम रखते हैं। और क्या सावधानी रख सकते हैं, तो हम 1% एथिल अल्कोहल का विलयन इसमें डालते हैं। इससे क्या होता है कि जो फाजीन गैस है वो नहीं बन पाती, उसकी जगह में यहाँ पे डाई एथिल कार्बोनेट बनता है जो कि जहरीला नहीं होता। इनके उपयोग की बात करें, जैसे हमने अभी चर्चा की थी कि पहले इनका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता था, पर इनके दुष्प्रभाव को देखते हुए इनका उपयोग अब नहीं किया जाता। ये किडनी और लीवर में बहुत हानिकारक प्रभाव डालते हैं कि कई बार ऐसा देखा गया है कि लीवर में ये फाजीन गैस भी उपापचय के दौरान बना देते हैं। तो इनके कारण से अब इन्हें निश्चेतक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि 900 ppm पार्ट्स पर मिलियन से कम मात्रा में भी अगर ये वायु में उपस्थित है तो वहाँ भी चक्कर आता है कुछ लोगों को उल्टी आती है और हल्की सी बेहोशी होती है। इसके बावजूद इनका हम और कहाँ उपयोग कर सकते हैं, तो बहुत सारी वसा में, रबर, मोम, रेजिन और आयोडीन में विलायक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। ये जीवाणुनाशी होते हैं। जीवाणुनाशी होने के कारण एनाटॉमिकल जो स्पेसिमेंट होते हैं उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए भी हम क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते हैं। वहीं बात करें नाइट्रोक्लोरोफॉर्म और क्लोरीटोन की, तो ये अच्छे कीटाणुनाशी होते हैं।
ये प्राइमरी एमीन, ब्रोमीन और आयोडीन का लैब में जब परीक्षण करना होता है उस समय उपयोग किए जाते हैं। पॉलीहेलोजन यौगिकों में है आइडोफॉर्म CH3। ये पीले रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जिसमें अपनी विशेष गंध होती है। ये जल में अविलेय है, लेकिन अल्कोहल, ईथर या क्लोरोफॉर्म में ये क्या होता है, विलेय होता है। इनका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट 119 डिग्री सेल्सियस होता है। ये धीरे धीरे इनमें से आयोडीन क्या होती है, मुक्त होते रहती है। इसके इस गुण के कारण ही आइडोफॉर्म का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। अन्य हैलोजन की अपेक्षा ये क्या होते हैं, थोड़े कम स्थायी होते हैं। इसका कारण भी यही है कि इनका आकार सबसे बड़ा होता है। इनमें आयोडीन उपस्थित है और हमने जैसे चर्चा की ही थी कि जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं, आकार बढ़ने से ये जो बंध होते हैं वो दुर्बल बनाते हैं और इस कारण से ये कैसे हैं, अस्थायी होते हैं। अब बात करें हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की, CCl4, जिसे हम ट्राइक्लोरोमेथेन भी कहते हैं। मध्य 1960 के दशक में इनका उपयोग उद्योगों में और घरों में चिकनाई को दूर करने के लिए किया जाता था। दाग हटाने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता था। अभी भी जब हम कपड़ों को ड्राई क्लीन करवाने के लिए भेजते हैं तो वहाँ बहुत सारी जगहों में कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ये आग बुझाने के काम भी आते हैं। उस समय इन्हें हम पायरीन के नाम से जानते हैं। ये एरोसॉल क्रेन में ठंडाई का काम करते हैं और साथ ही साथ प्रणोदक बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। ये तेल, वसा, रेजिन, इन सभी के लिए विलायक का काम करते हैं। हुकवर्म को भी शरीर से निकालने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। इतने उपयोग के बावजूद कार्बन टेट्राक्लोराइड का बहुत सारे देशों में इनका उपयोग जो है प्रतिबंधित है। क्या कारण हो सकते हैं? तो ये क्या करते हैं, ये मनुष्यों में और जानवरों के शरीर में बहुत हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इनके कारण हमें चक्कर आ सकता है, थोड़ा सा जी मचला सकता है और पूरे शरीर में सिहरन हो सकती है। यहाँ तक कि इनकी वाष्प सूंघने पर लीवर कैंसर होने का खतरा बना रहता है। साथ ही साथ ये तंत्रिका तंत्र को हमेशा के लिए खराब कर देते हैं। इतना ही नहीं, ये हमारे पृथ्वी के ऊपर ओजोन की लेयर जो है उस लेयर को भी क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रतिशत मात्रा अधिक हो जाती है तो ओजोन की परत थोड़ी सी वहाँ पतली हो जाती है। अब इससे होता क्या है, तो सूर्य के प्रकाश में जो हानिकारक किरणें हैं वो पृथ्वी तक आ जाती है, जिससे त्वचा कैंसर, आँखों की बीमारियाँ होती हैं। साथ ही साथ हमारी प्रतिरोधक जो तंत्र है वो भी काफ़ी खराब हो जाता है। तो इन कारणों से इनका जब भी हम उपयोग करें तो जितने दिशा निर्देश दिए गए हैं इनके हानिकारक प्रभाव को कम से कम करने के लिए उनका उपयोग हमें करना चाहिए। आगे हम बात करते हैं फ्यून की, CFC। ये जो होते हैं ये काफ़ी स्थायी होते हैं। स्थायी होने के साथ साथ ये अक्रियाशील होते हैं और अविषैले होते हैं। ये आसानी से द्रवीभूत होने वाली गैसें हैं। इन्हें हम डाइक्लोरो, डाइफ्लोरो, मीथेन, CCl2F2 कहते हैं। इनका उपयोग घरों में जहां हम रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं वहाँ पे यही है जो कूलिंग एजेंट का काम करते हैं, तो ये कूलिंग यहाँ करते हैं। दूसरा उपयोग इनका है एरोसॉल में नोदक के रूप में इन्हें उपयोग किया जाता है। इनका भी सब्स्टिट्यूट ढूंढा जा रहा है। बहुत सारे देश इस रिसर्च पे लगे हैं कि हम इनकी जगह किनका उपयोग करें। कारण ये है कि ये भी ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जहां इनका ज़्यादा उपयोग होता है ओजोन की परत वहां
थोड़ी पतली पाई गई है, जिससे त्वचा का कैंसर, आँखों की बीमारियां होने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। बात करते हैं DDT पाउडर की। आपने देखा ही होगा, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि यहाँ चींटी आ गई है तो आप यहाँ पे चींटी पाउडर डाल दीजिए। तो जनरली हम इन्हें चींटी पाउडर के रूप में जानते हैं। ये है DDT पाउडर, जिसे हम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन कहते हैं। इनका IUPAC नाम होगा 2,2-bis पैराक्लोरोफेनिल 1,1,1 ट्राइक्लोरोएथेन। इसे सबसे पहले जोडलर ने 1874 में बनाया था। सर्वप्रथम इसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी में 1942 में हुआ था। इसे बनाने के लिए हम 1 मोल क्लोरल और 2 मोल मोनोक्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब इनका संघनन करते हैं तो हमें DDT पाउडर मिलता है। DDT पाउडर सफ़ेद रंग के और इनमें विशेष गंध होती है, तो गंध युक्त पाउडर होते हैं। ये पानी में आविलेय होते हैं, पर पेट्रोल है या कार्बनिक विलायक है उनमें ये विलेय होते हैं। इनका उपयोग मलेरिया फैलाने वाले जो मच्छर हैं उनको नष्ट करने में किया जाता है। ये बहुत अच्छे कीटनाशी हैं, पर ये काफ़ी स्थायी होते हैं। हमारे शरीर में और दूसरे जीव जंतुओं के शरीर में वसा के साथ ये बंध बना लेते हैं और बहुत स्थायी होते हैं। इसके कारण ये बहुत सारे मनुष्यों में, पक्षियों में और जानवरों में बहुत हानिकारक इनका प्रभाव देखा गया है। शुरू में इनका दुष्प्रभाव पता नहीं चला, लेकिन समय आते आते ये देखा गया है कि मछलियों में, कारण कि जैसे DDT पाउडर का छिड़काव किया जाता है तो पानी के साथ ये बहकर आविलेय होने के कारण ये क्या करते हैं, हमारे जल स्रोतों में पहुंच जाते हैं। जल स्रोतों में इनके हानिकारक प्रभाव के कारण मछलियों का जो प्रजाति है उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान देखा गया है। इतने इनके हानिकारक प्रभाव को देखते हुए USA ने इसे प्रतिबंधित किया है, इस पे बैन लगाया है। अब हम बात करते हैं C6H6Cl6 बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसका IUPAC नाम होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। इसे सबसे पहले माइकल फेराडे ने 1825 में बेंजीन के ऊपर सनलाइट के प्रेजेंट में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके बनाया था। ये भी बहुत अच्छा कीटनाशी है। ये तो DDT की अपेक्षा बहुत अच्छा प्रभावशाली है, तो इसे हम कीटनाशी के रूप में बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। ये सफ़ेद रंग का एक पाउडर है जिसका गलनांक 112 डिग्री सेल्सियस है। जब इन्हें क्षार के साथ गर्म किया जाता है तो ये अपघटित होकर ट्राइक्लोरोबेंजीन बनाता है। इन्हें गैमेक्सोन के नाम से भी जाना जाता है या 666 या लिंडेन के नाम से भी जाना जाता है।